सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जीएसटी को धन विधेयक बनाने पर विपक्ष को आपत्ति, कहा मुनाफाखोरी के खिलाफ प्रावधान से कारोबारियों में डर। वित्त मंत्री आज देंगे जवाब। विदेश मंत्री का पाकिस्तान को 2 टूक, कहा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर हमारा। ब्रिटिश संसद ने भी खारिज किया पाक का दावा। कैबिनेट की बैठक में रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी, किराए माल भाड़े के साथ रेल सेवाओं में सुधार पर देगा सुझाव। बांग्लादेश के साथ होने वाले समझौतों पर भी सहमति। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से कटघरे में केजरीवाल सरकार, मंत्रियों की विदेश यात्रा से लेकर नियुक्तियों पर उठाए सवाल। खंगाली फैसलों से जुड़ी 404 फाइलें। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ियों की चुनौती खत्म। पहले ही मैच में हारी साइना और सिंधु। पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पहुंचे अजय श्रीनाथ। राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। बुधवार को चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई टैक्स दरों के साथ साथ इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती और राज्यों की टैक्स आय में इजाफा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज चर्चा का जवाब देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े सभी 4 विधेयकों को चर्चा के लिए पेश किया। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे मनी बिल के तौर पर लाने और राज्यसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। सांसदों ने जीएसटी की 6 अलग अलग दरों और पेट्रोलियम, अल्कोहल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर करने पर सवाल उठाए। राज्यसभा Mr. Deputy Chairman, sir, has been deliberately not being given that importance when it comes to important legislation. And I fail to understand why. इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपने राज्यों को दे दिया, तो ये राज्यों को जब अलग अलग हो गया, पेट्रोलियम राज्यों का रखा क्योंकि राज्यों की राजस्व की कमी हो रही थी, तो जब ये राज्यों का अलग अलग हो गया तो हम कैसे समान। For the dealer to switch more of the cost under the head of service and less on the product. So we want you to consider and think how we can address this. I can't imagine that a modern, liberal, open-minded finance minister would have introduced a clause which says if the tax rates fall, you shall reduce your prices. And to make sure that you reduce your prices, I am going to set up an authority or I am going to refer it to the Competition Commission. उसमें sections हैं 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद में सेस है, उसके बाद में सरचार्ज है, उसके बाद में बुलियन चार्ज है। ये इस तरह से एक टैक्स को इतनी जगह डिवाइड कर दिया गया। जटिल और कठोर पर जो इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उस कठोर प्रोविजन का जो लाभ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इस एक्ट में पूरे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में चले जाते हैं। बीजेपी की ओर से इस बिल का बचाव किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी से राज्यों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के व्यापार के, गरीबी उन्मूलन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, रोजगार के अवसरों के कारण हम लंबे समय के लिए अपने जीडीपी में बढ़ोतरी की ओर भी इस जीएसटी कानून के द्वारा जाएंगे। 29 मार्च को लोकसभा से केंद्रीय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक पारित हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स स्लैब में 5, 12, 18 और 28% के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकजुटता पर राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने खास चर्चा की।
सरकार ने लोकसभा से पारित जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों को राज्यसभा में पेश करके चर्चा की शुरुआत करा दी है। कांग्रेस और वाम दल इसमें संशोधन पारित कराना चाहते हैं। राज्यसभा में बुधवार को एक बार फिर ईवीएम मशीन के मुद्दे पर अवरोध के हालात बन गए। विपक्ष ने ईवीएम मशीन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की तो सरकार ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। राज्यसभा में बुधवार को पूरा विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एकजुट नजर आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सांसदों ने सदन में नियम 267 के तहत इस पर कार्य स्थगन और चर्चा के लिए 4 अलग अलग नोटिस दिए। शून्यकाल की शुरुआत में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत तमाम चुनावों में ईवीएम की जगह पेपर वोटिंग की मांग की। ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की है। बटन कहीं भी दबा जाए वोट चला जाएगा। चिप और चिप का ठेका भी किस पे है ये बताने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा कि 22 मार्च को ईवीएम के मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष को जनादेश का सम्मान करना चाहिए कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वहाँ जिस पार्टी का बटन दबाया उसका ही वोट स्लिप आया है, तो कोई घोटाला नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। बढ़ते गतिरोध के बीच उपसभापति ने कहा कि सांसद इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएं। I also said, why don't you have to take it up with the election commission? विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सांसद विरोध करते हुए वेल में आ गए। ईवीएम इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। इसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने ये बात कही। पीओके, गिलगित और बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गिलगित और बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। आशंका करना भी कि हम किसी हिस्से को जाने देंगे, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। हम जो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव है उनसे भी बंधे हुए हैं और हमने अपने स्वयं के संकल्प से भी बंधे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये कहना कि गिलगित बाल्टिस्तान को हम अपना 5वां प्रदेश बना लेंगे, ये हमें पूरी तरह अस्वीकार्य है और ये मैं संसद में खड़े होकर के कहना चाहता हूँ। शून्यकाल में बीजेडी सांसद भृतहरि मेहताब ने इस विषय को उठाया। Has the Indian government, भारत सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि नहीं आई है? यही हमारी चिंता के कारण है, क्योंकि ये इसी बीच काफी चर्चा वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुकी है और डिफरेंट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड आल्सो हैज मेड अ रिजोल्यूशन denouncing the Pakistan's attempt of declaring Baltistan and Gilgit as its 5th state. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि भारत पीओके के तहत आने वाली 1 इंच जमीन को भी जाने नहीं देगा। पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को ब्रिटिश संसद भी नकार चुकी है। ब्रिटेन की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान के इस ऐलान को पूरी तरह से गैर संवैधानिक करार दिया है। रविंद्र सिंह शौर्यान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि नाइजीरियाई छात्रों पर हमला नस्लीय भेदभाव का नहीं है। उन्होंने लोकसभा में कल इसे आपराधिक मामला बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने छात्रों पर हमले को लेकर अफ्रीकी देशों के राजदूतों के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाला बताया है। विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा कि ये हमले नस्लीय नहीं हैं, क्योंकि नस्लीय हमले पूर्व नियोजित होते हैं। जांच के परिणाम से पहले किसी अपराध को नस्ल भेद से प्रेरित कहना ये सही नहीं है। और ये केवल मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह रही, जो अमेरिका में हिंसक कृत्य हो रहे हैं उनमें भी हमने ये कहा। विदेश मंत्री ने कहा कि अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अफ्रीकी देशों के राजनयिकों को बुलाकर उन्हें सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको किसी भी शब्दों में इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। जो आपके स्थगन प्रस्ताव में किसी भी कीमत पर इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। नोएडा में 27 मार्च को 4 नाइजीरियाई छात्रों पर हमला हुआ था। 3 अप्रैल को अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने बयान जारी कर हमलों को नस्लीय बताया था। उन्होंने अब तक गंभीर कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। रेलवे के कामकाज में सुधार के लिए रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिल गई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को पास किया गया। आरडीए रेलवे के लिए स्वतंत्र रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। यह अथॉरिटी रेलवे के किराए और माल भाड़े के साथ साथ रेल सेवाओं में सुधार पर अपने सुझाव देगी। इसके अलावा निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को लेकर भी कमेटी रिपोर्ट देगी। रेलवे में इस अथॉरिटी के गठन को लेकर काफी लंबे समय से सुझाव दिया जा रहा था। अधिकरण 50 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से स्थापित किया जाएगा। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय कामगारों के बीमा से जुड़ी स्कीम, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद करने के लिए मंजूरी दी गई। अचल संपत्ति कानून 1952 में संशोधन पर भी सहमति बनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों को लेकर सहमति भी बनी है। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद अब दूसरे राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफ करने की मांग तेज हो गई है। वहीं विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को अधूरी राहत करार दिया है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के छोटे किसानों के कर्ज माफी के फैसले को विपक्षी पार्टियों ने अधूरा वादा करार दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चुनाव में बीजेपी ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों का 1 लाख तक का ही कर्ज माफ कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में कमेटी बनाने को लेकर सवाल उठाया है। बहुत बड़े पैमाने पर किसान ऐसे हैं जिनको लाभ मिल ही नहीं पाएगा। अभी जब ये कमेटी उसमें इफ एंड बट लगा के लाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि कितने लोगों को लाभ हो रहा है। कर्जा 1 लाख का नहीं, उन्होंने तो ये कहा था हम पूरा का पूरा माफ करेंगे, और वो केवल अभी डिसीजन लिया है, जबकि इन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की थी। ये धोखा नहीं है किसानों के साथ तो क्या है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के फैसले को किसानों के लिए आंशिक राहत बताते हुए सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए। यूपी में कुल कर्जा है 92,241 करोड़ रुपया, उसमें से मात्र 36,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, यानी 56,000 करोड़ रुपया आज भी किसान के सर बकाया है। तो किसान की कर्ज के काल चक्कर से मुक्ति नहीं होगी। जब यूपीए की सरकार 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है किसान का, तो मोदी जी की सरकार क्यों नहीं। बीजेपी ने विपक्षी दलों के बयान की आलोचना की है। हमने इस घोषणा पत्र में जो कहा, प्रधानमंत्री जी ने उसका अपनी रैलीज में जिक्र किया कि हम छोटे और जो मझले फार्मर हैं उनका जो ऋण माफ करेंगे, वो हमने अपना एक वचन निभाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफी की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और विपक्षी दल किसानों का कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र देर क्यों कर रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे साहब ने कल सीएम को कहा है, मुख्यमंत्री जी को, कि यहाँ भी आप तुरंत निर्णय लीजिए। विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे। तमिलनाडु के किसान कर्ज माफी के लिए जंतर मंतर पर कई हफ्ते से धरना दे रहे हैं।
पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव में किसानों को राहत देने का वादा किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के कदम से दूसरे राज्यों में किसान कर्ज माफी की मांग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश के डॉक्टरों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वो जांच के नाम पर होने वाली लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस ना करें, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। आदित्यनाथ योगी कल लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि आने वाले समय में करीब 5 लाख नए डॉक्टरों की जरूरत होगी। इसके लिए अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और एम्स जैसे 6 संस्थान बनाए जाएंगे। और अब बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर भारत और चीन में तकरार बढ़ती जा रही है। इस मसले पर चीन ने भारत से कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। भारत ने दोहराया है कि यात्रा को लेकर बनावटी विवाद पैदा करने से बचा जाना चाहिए। दलाई लामा ने इन आरोपों को खारिज किया कि भारत चीन के खिलाफ उनका उपयोग कर रहा है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को अरुणाचल के बोमडीला में अनुयायियों से मुलाकात की। उन्होंने अरुणाचल दौरे को लेकर चीन के विरोध को खारिज किया। दलाई लामा ने कहा कि वो चीन से आजादी नहीं मांग रहे हैं, उनकी मांग चीन के भीतर स्वायत्तता की है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। Among the Chinese, many, I think, love India. But some, the narrow-minded politicians, they have their own sort of certain view. So as I mentioned, they consider me as a demon. I don't think nobody consider me as a demon. चीन ने इस दौरे को लेकर बीजिंग में भारतीय राजदूत से विरोध दर्ज कराया है। चीन ने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है और वो अपनी अखंडता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। 不会给印方带来任何好处。中方将采取必要的措施，坚定维护自身领土主权和正当权益。我们要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为。 भारत ने भी चीन की आपत्तियों को खारिज किया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यात्रा धार्मिक है, न कि राजनीतिक, इसलिए चीन को विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एक विवादित राज्य नहीं है और विवादित राज्य नहीं होने के नाते अरुणाचल प्रदेश में जाने से दलाई लामा जी का विजिट को लेकर के किसी को कोई आक्रोश होने का आवश्यकता नहीं है। विपक्ष की मांग है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। चीन भारत के आंतरिक मामलों में सरासर दखल अंदाजी कर रहा है और समय आ गया है कि भाजपा सरकार चीन से लाल आंख करके बात करे। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का चीन हमेशा विरोध करता आया है। चीन के मुताबिक अरुणाचल के कुछ इलाके को लेकर विवाद है, लेकिन भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा मसले पर वार्ता भी जारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में राज्य सरकार के कामकाज से लेकर मंत्रियों की विदेश यात्रा को सवालों के घेरे में लिया गया है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले साल सितंबर में इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने दिल्ली सरकार के 400 से ज्यादा फैसलों की समीक्षा की है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी ने 404 फाइलों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की ओर से प्रशासनिक फैसलों में नियमों की अनदेखी की बात भी कही गई है। मंत्रियों के दफ्तर में की गई नियुक्तियां भी सवालों के घेरे में है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बिना मंजूरी के ही विदेश यात्रा की। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने उनके पास शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट होने का दावा किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सूचना के अधिकार के कानून के तहत उन्होंने इस रिपोर्ट को हासिल किया है। अजय माकन ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस दफ्तर में इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार में नियुक्तियों को लेकर भारी गोलमाल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके सभी नेता अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। शीला दीक्षित के कार्यकाल में मंत्री रह चुके मंगत राम सिंघल के साथ तमाम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने माना कि कांग्रेस का हाल अगर ऐसा रहा तो नगर निगम में हार निश्चित है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी है। बुधवार को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने एक मंच पर आकर एक सुर में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध जताया। ये कांग्रेस मुक्त की बात की जा रही है। जो विरोधियां पार्टी कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, हमारे लोग, हमारे अध्यक्ष दिल्ली को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ए.के. वालिया, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, संदीप दीक्षित और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पहले ही पार्टी के टिकट बंटवारे और अनदेखी पर नाराजगी जता चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सीनियर लीडरशिप को धोखा दिया जा रहा है। परिवारवाद इतना बढ़ा दिया गया है कि जहां पर एक हस्बैंड को पहले टिकट मिली, वो 2 बार हारे, उसके बाद उनकी वाइफ को मिली, वो हारी, अब उनको बेटे को दे दिया गया, तो बाकी वर्कर कहां जाएंगे। वहीं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्बरीश गौतम और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इधर दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन कई दिनों से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए अब बस 3 ही हफ्ते बचे हैं। ऐसे में नेताओं के आपसी खींचतान का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लगातार हार के बाद कांग्रेस के पास ये सुनहरा मौका था जिसमें वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके, लेकिन कांग्रेस अपने आपसी झगड़ों में इतना उलझ गई है तो फिर जनता के मुद्दे कैसे सुलझाएगी। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सरकार ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें नए नियमों के जरिए आरटीआई कानून को कमजोर बनाने की बात कही गई है। बुधवार को सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रस्तावित नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे कानून के तहत आवेदनकर्ता को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मौजूदा सरकार की तरफ से आरटीआई प्रश्नों के लिए न तो शुल्क संरचना में कोई बदलाव किया गया है और न ही शब्द सीमा में। उन्होंने कहा कि आरटीआई नियम में प्रस्तावित संशोधन जनता की प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध है। सरकार इस मामले में जनता से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही अंतिम रूप देगी। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। सीरिया में रासायनिक हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 86 हो गई है। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। हमले की सभी देशों ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इन हमलों से पता चलता है कि सीरिया में युद्ध अपराध रुका नहीं है। इस मसले पर अमेरिका और रूस भी आमने सामने हैं। अमेरिका ने कहा कि इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में हुए रासायनिक हमले को युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। Any use of chemical weapons anywhere constitutes a threat to international peace and security and is a serious violation of international law. सीरिया के इदलिब में हुए रासायनिक हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। अमेरिका ने बशर अल असद सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राष्ट्र घटना पर कार्रवाई नहीं करता तो अमेरिका एक तरफा कार्रवाई करेगा। These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated. The United States stands with our allies across the globe to condemn this horrific attack and all other horrific attacks for that matter. रूस ने सीरिया सरकार का बचाव किया है। रूस का कहना है कि सीरिया में हवाई हमले के दौरान एक स्टोर पर हमला किया गया था जहां विद्रोहियों ने अपने बनाए रासायनिक तत्व रखे थे। Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами.
मंगलवार को सीरिया के खान शेखुन शहर में एक रासायनिक हमले में 86 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 30 बच्चे भी शामिल हैं। मॉनिटरिंग समूह द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल की दुनिया से अहम खबर है, मलेशिया ओपन सुपर सीरीज में भारत को बड़ा झटका लगा है। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पीवी सिंधु को चीन की खिलाड़ी चेन यूफेई ने 21-18, 19-21, 17-21 से हराया। वहीं साइना नेहवाल को खिलाड़ी अकाने यामागुची ने 19-21, 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। उधर पुरुष युगल में अजय जयराम अपना मैच जीतने में कामयाब रहे। अजय जयराम ने चीन के खिलाड़ी खुयान बिन को 21-11, 21-8 से हराया। वहीं मनु अत्री और सुमित रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। पहले दौर में लियाओ कुआन हाओ और लियू चियापिन की चीन की जोड़ी ने मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी को 18-21, 21-18, 21-17 से शिकस्त दी। बात खास शख्सियत की, आज मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की जयंती है। सितार वादक के रूप में उन्होंने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें विश्व संगीत का गॉडफादर कहा था। आज के दिन 1920 में बनारस में जन्मे पंडित रविशंकर ने परंपराओं को तोड़कर शास्त्रीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। सत्यजीत रे की शानदार कृति अपू ट्रिलॉजी को उन्होंने अपना संगीत दिया। रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी भी उन्हीं की धुनों से सजी थी। वो 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 92 साल की उम्र में 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका के सैन डिएगो में उनका निधन हुआ। आइए याद करते पंडित रविशंकर को उनकी कुछ यादगार धुनों के साथ। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी को धन विधेयक बनाने पर विपक्ष को आपत्ति, कहा मुनाफाखोरी के खिलाफ प्रावधान से कारोबारियों में डर। वित्त मंत्री आज देंगे जवाब। विदेश मंत्री का पाकिस्तान को 2 टूक, कहा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर हमारा। ब्रिटिश संसद ने भी खारिज किया पाक का दावा। कैबिनेट की बैठक में रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी। किराए माल भाड़े के साथ रेल सेवाओं में सुधार पर देगा सुझाव। बांग्लादेश के साथ होने वाले समझौतों पर भी सहमति। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से कटघरे में केजरीवाल सरकार। मंत्रियों की विदेश यात्रा से लेकर नियुक्तियों पर उठाए सवाल। खंगाली फैसलों से जुड़ी 400 से ज्यादा फाइलें। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ियों की चुनौती खत्म। पहले ही मैच में हारी साइना और सिंधु। पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पहुंचे अजय जयराम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।